हेलो। हेलो। ओके विकास जी, यू लिसन मी, राइट एस, यू लिसन मी। Anyone listen me? Right S. Anyone listen me? Okay, 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 okay. Then now we will, sorry for that, due to some communication disturbance, networking, something. कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीटेड, सेक्शन 4 कहता है कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा, किसके लिए? पहला प्रपोजल के लिए कब कंप्लीट माना जाएगा, दूसरा एक्सेप्टेंस के लिए कब कंप्लीट माना जाएगा, और तीसरा जो है रिवोकेशन के लिए कब कंप्लीट माना जाएगा। इस पे जब हम डिस्कशन करते हैं तो ये एक ही चीज़ आती है कि व्हेन अ प्रपोजल, यानी हम जब प्रपोजल मेड टू हुम इट इज मेड, यानी अगर प्रपोजल, यानी मैं अगर मान लीजिए कि अखिलेश जी को, मैंने अखिलेश जी को प्रपोजल किया, ठीक है, और क्या हुआ, ये इनके नॉलेज में आ गया, ठीक है, जैसे इनके नॉलेज में चला गया कि ये कर दिए हैं, जैसे या तो टेलीफोन द्वारा, टेलीफोन का माध्यम भी संसूचना का माध्यम माना जाता है, कम्युनिकेशन का माध्यम माना जाता है। जैसे एक व्यक्ति, अगर मैं यहाँ पर बैठे हुए अगर अखिलेश जी को फ़ोन करता हूँ, अखिलेश यादव दीवान, ठीक है, ये भी जुड़े हैं, तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, इनसे अगर फ़ोन करता हूँ बैठे हुए, तो मैं अपने टर्म एंड कंडीशन के साथ इनके पास एक प्रपोजल रखता हूँ कि मुझे अपना कंप्यूटर बेचना है। जैसे ही मेरे कंप्यूटर का दाम 25,000 रुपये है, ठीक, ये प्रपोजल बना के मैं फ़ोन के द्वारा उनको देता हूँ, चाहे वो दिल्ली में हो, मुंबई में हो, या कहीं भी हो, उनको ये फ़ोन के माध्यम से जैसे ही सुनाई पड़ता है कि मैंने प्रपोजल दिया है और ये टर्म एंड कंडीशन है, यानी उसी समय उसी प्लेस पे उनका हमारा जो है कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा कि ये उनके द्वारा सुन लिया गया है, हमारे सारे टर्म कंडीशन उनके सामने एक्सप्लेन हो गए हैं जहाँ भी वो बैठे हैं फ़ोन के माध्यम से, ठीक है। अब जैसे ही वो वहाँ से यस करेंगे, जैसे ही यहाँ करेंगे, तो मैं जहाँ पर बैठा हूँ, मैं से जैसे मान लीजिए मैं इलाहाबाद में बैठा हूँ, तो इलाहाबाद में जैसे ही मेरे कान में एस की आवाज़ आएगी कि आपके द्वारा दिया गया प्रपोजल मैंने स्वीकार कर लिया, वैसे ही इलाहाबाद में वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना जाएगा। ये माना जाएगा कि कम्युनिकेशन जहाँ से हुआ था और जिसके लिए हुआ था उसने कंप्लीट कर दिया है, उसने एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्टर ने अपनी सहमति देते हुए और प्रपोजल को यस करके कह दिया है कि आपका प्रपोजल प्रस्ताव लैपटॉप बेचने का हमें स्वीकार है, ठीक है। तो इस तरह से कम्युनिकेशन उसी स्थान पर, उसी प्लेस पर कंप्लीट माना जाएगा। जैसे यही प्रपोजल, कंप्यूटर का ही प्रपोजल, जैसे मान लीजिए हम पोस्ट ऑफिस माध्यम से देना चाहें, ठीक है, तो इसका कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा। जैसे मान लीजिए एक मैंने लेटर बनाया, उसमें दाम लिखा, कंपनी का नाम लिखा लैपटॉप के, और सारा डिस्क्रिप्शन बना के एक लेटर में, और लेटर ले जाके रजिस्टर्ड पोस्ट कर दिया पोस्ट ऑफिस में, ठीक। अब हमारे लिए क्या हो गया, हमारे लिए कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, यानी प्रपोजल मैं हूँ, प्रपोजर मैं हूँ, ठीक है। इसलिए हमारे लिए जैसे ही पोस्ट ऑफिस में गया, यानी वो हमारे लिमिट से बाहर हो गया, अब उसको हम ले नहीं सकते हैं, इसलिए वो हमारे लिए कंप्लीट माना जाएगा। लेकिन एक्सेप्टर, यानी जो एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट करना है जिसको, उसके लिए कंप्लीट नहीं माना जाएगा। अब ये देख लीजिए, हमारे लिए तो जैसे हमने प्रपोजल बना के पोस्ट ऑफिस में डाला, कंप्लीट माना गया,
दूसरा एक्सेप्टर के लिए कब हो जाएगा कि वो कंप्लीट माना जाएगा, उसने अपना सहमति पत्र जैसे ही पोस्ट ऑफिस में डाल देगा कि आपके टर्म एंड कंडीशन के अनुसार मैं ये लैपटॉप ले रहा हूं, बिना किसी मतलब बार्गेनिंग के, बिना किसी असहमति के, ठीक है, उसके बाद उस व्यक्ति के नॉलेज में आ जाता है, वो उसके बियॉन्ड द कंट्रोल हो जाता है, और जैसे ही वो पोस्ट ऑफिस में डालता है सहमति उसके कंट्रोल के बाहर हो जाती है, वो उसके लिए कंप्लीट माना जाता है कि उसने सहमति दे दी है, अब उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक इसी तरह हम एक्सेप्टेंस का हो गया, प्रपोजल का, रिवोकेशन का कैसे मानेंगे, रिवोकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा। रिवोकेशन के लिए जैसे देख लीजिए, मैंने ये लैपटॉप बेचने के लिए मान लीजिए अविनाश जी को दिया, अविनाश जी को अपना लैपटॉप बेचना है। अब रिवोकेशन पर ध्यान दीजिएगा, प्रपोजल का हो गया, एक्सेप्टेंस का व्हेन कंप्लीटेड मान लिया गया। अब रिवोकेशन के लिए कब कंप्लीट माना जाएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। रिवोकेशन के लिए तब कंप्लीट माना जाएगा जैसे हमने एक लैपटॉप बेचने के लिए प्रस्ताव रखा, ठीक है, अविनाश जी के पास। अविनाश जी क्या किए कि उसको एक्सेप्ट कर लिए। एक्सेप्ट करने के बाद वो, जैसे मान लीजिए हमने प्रपोजल बनाया 25,000 का है, ठीक है, तो प्रपोजल बना के मैं जैसे ही पोस्ट ऑफिस में डाला, वो हमारे बियॉन्ड से बाहर हो गए, यानी हमारे क्षेत्र परिक्षेत्र से बाहर हो गया, और ये मान लिया गया कि वो हमारे कब्जे में नहीं है, हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। इन मीन टाइम ऐसे जैसे मान लीजिए हमारा बदल जाता है, हमारा विचार बदल जाता है कि नहीं मैं नहीं बेचूंगा, मैं लैपटॉप नहीं बेचूंगा। इन मीन टाइम अभी वो लेटर उसके पास पहुंचा नहीं है, ये मुझे पता है कि मैंने लेटर डाल तो दिया है लेकिन वो पहुंचा नहीं है। अब इन मीन टाइम हम किसी तीसरे माध्यम से, चाहे जैसे भी हो, अगर लेटर पहुंचने से पहले हम खुद वहां जाके मना कर दें कि ऐसा ऐसा प्रस्ताव है, आप नहीं करिएगा, हमारा विचार बदल गया है, या मैं टेलीफोन के द्वारा, यानी लेटर पहुंचने से पहले उस व्यक्ति को मैं टेलीफोन द्वारा ये सूचना कर दूं कि ऐसा है, मैंने एक प्रपोजल भेजा है और मेरा विचार बदल गया है, अब उसमें लेटर आएगा तो आप सहमति न दीजिएगा, हम अपना लैपटॉप नहीं बेचेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रपोजल का रिवोकेशन माना जाएगा। ये प्रपोजल का यानी वो उस व्यक्ति के पास पहुंचने से पहले, यानी whom to it is made, यानी जिसके लिए वो बनाया गया है, उसके संज्ञान में आने से पहले ही क्या कर दिया, हमने ये सूचना दे दिया कि हम इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं करना चाहते हैं, हम इस तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं करना चाहते, इसलिए वो क्या हो जाएगा, वो रिवोक हो जाएगा, प्रतिसंहरण हो जाएगा, उसका वापस माना जाएगा, और वहां पर क्या होगा, संसूचना रिवोकेशन की कंप्लीट मानी जाएगी हमारे लिए। अगर जैसे मान लीजिए कि हम बेचना ही चाहते हैं, ठीक है, और बेच दिया, अपना प्रस्ताव दे दिए, बाई पोस्ट ऑफिस दे दिए, जैसे भी दे दिए, सूचना हो गई, लिखित हो गई, मौखिक हो गई, बाई कंडक्ट हो गया। अब एक्सेप्टर यानी जिसके लिए हमने प्रपोजल बनाया है, जिसको हमें बेचना है अपना लैपटॉप, वो क्या करता है, अगर एक्सेप्टर क्या करता है, एक्सेप्टेंस अगर दे देता है, वो अपना एक्सेप्टेंस का लेटर बना के दे देता है, मतलब पोस्ट ऑफिस में डाल देता है, उस स्थिति में कब रिवोक कर सकता है, उस स्थिति में वो या तो बाई फोन द्वारा, यानी वो लेटर हमारे तक, यानी प्रपोजल तक पहुंचने से पहले वो रिवोकेट कर दे, यानी वो बता दे कि हम इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तब वो माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन हुआ है। हमारा प्रपोजल का रिवोकेशन हुआ था, अब उस व्यक्ति द्वारा लेटर डालने, सहमति पत्र डालने के बाद इन मीन टाइम क्या करता है कि वो फोन द्वारा या स्वयं आके मना कर देता है कि मैंने जो सहमति पत्र पोस्ट ऑफिस में डाला है या दिया है, मैं उसको नहीं करना चाहता, मैं इस तरह का संव्यवहार नहीं करना चाहता, मैं उसको रिवोक कर रहा हूँ। इस कंडीशन में वो एक्सेप्टर के लिए रिवोकेशन माना जाएगा, यानी जो स्वीकार कर लिया है कम्युनिकेशन, वो क्या किया, प्रतिसंहरण कर लिया, वापस ले लिया जो स्वीकार किया था, और प्रपोजल वहां पे कंप्लीट नहीं माना जाएगा, और किसी भी प्रकार का कोई प्रॉमिस या एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं होगा। इसी तरह हम देखेंगे कि जैसे एक उदाहरण है,
आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप लोग सारे लगभग लॉ ग्रेजुएट होंगे, कुछ लॉ कर रहे होंगे, ठीक है, तो हमारा विशेष फोकस ये रहता है कि आप सेक्शन को तोड़ के पढ़ें हमेशा। अगर तोड़ के पढ़ेंगे, क्योंकि सेक्शन बड़े बड़े हैं, अगर उसके वर्ड को, एक एक वर्ड को अगर तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। दूसरी चीज़, उसके जो इलस्ट्रेशन हैं उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी उसी पर प्रॉब्लम पूछ देता है, उसी पर प्रॉब्लम पूछता है। और मतलब हर एग्ज़ाम में आपको 2 4 5 प्रॉब्लम आई जाती है, मेंस में भी आ सकती है, प्री में भी आ सकती है। तो इलस्ट्रेशन के द्वारा भी हम समझने अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को समझ सकते हैं, किसी भी सेक्शन को, ठीक है, लॉ में। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो इलस्ट्रेशन दिया जाता है उसी के थ्रू ये समझा जा सकता है, कहा जा सकता है। अपने वर्ड में एक्सप्लेन जब करने लगेंगे तो चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। जैसे देख लीजिए, अब हम इसके आगे चलते हैं, एक आपको केस बताते हैं, लालमन वर्सेस गौरी दत्त। ये प्रपोजल का कम्युनिकेशन से है, लालमन वर्सेस गौरी दत्त का केस है। इसमें ये 1913 का केस है। इसमें एक क्या हुआ था कि ये देखिएगा, प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट इसमें कोर्ट ने नहीं माना था, ये फेल्योर हो गए थे। यानी लालमन क्या थे, लालमन सर्वेंट थे और गौरी दत्त जो थे वो मालिक थे। उनका बेटा यानी उनका भतीजा जो है कहीं गायब हो गया, ठीक, गायब हो गया। तो उन्होंने लालमन यानी अपने सर्वेंट से कहा कि हमारे भतीजे को ढूंढ लाओ, पता न कहाँ गायब हो गया है। वो थोड़ा बहुत प्रयास किया, घुमा फिरा, उसके बाद क्या किया कि लौट के आया, कहा आपका भतीजा नहीं मिल रहा है, हम क्या करें। तो फिर नहीं मिला तो गौरी दत्त यानी जो मालिक थे उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया, एक प्रकाशन निकाल दिया और प्रकाशन के द्वारा ये कहा कि जो भी हमारे भतीजे को ढूंढ के लाएगा उसको 501 रुपया दिया जाएगा। अब ये 501 रुपया आज के डेट में ना देखिएगा, ये 1913 की बात है, ये 5 लाख से भी अधिक हो सकता है, ठीक है। तो कोई कैसे छोड़ देगा। अब लालमन ने कहा कि ठीक है, अब वो प्रस्ताव जान गए और सोचे, सर्वेंट जो जान गए, कहे कि ऐसा है कि ये प्रस्ताव अब दिए हैं, अब हम चलते हैं ढूंढ के लाते हैं। वही कहीं छिपा रखा था और वहाँ से ट्रेस करके ले आके वापस कर दिया भतीजे को। अब जब भतीजा मिल गया उसके बाद लालमन ने उनसे कहा कि हमें, गौरी दत्त से कहा कि हमें पैसा दे दीजिए, जो आपने इनाम के रूप में रखा था, रिवार्ड रखा था, वो हमें दे दीजिए। तो गौरी दत्त ने मना कर दिया, कहा कि हमारा जो था प्रपोजल जो था वो उस समय कंप्लीट माना जाता जब आप एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन उस समय आप एक्सेप्ट नहीं किए और ये जनरल ऑफर के अंतर्गत हमने निकाला था, इसलिए आपके लिए वो प्रपोजल एक्सेप्टेड नहीं माना जाएगा। इसमें कोर्ट ने भी इनके फेवर में नहीं किया और क्या किया कि इनको माना कि नहीं, आप पहले से ही ये चीज़ें जानते थे, इसलिए आप उस जनरल कम्युनिकेशन में नहीं आते हैं। एक केस आपको है 1893 का, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बाग कंपनी। अब इसमें देखिएगा, लालमन वर्सेस गौरी दत्त का केस प्रपोजल के कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीटेड के लिए है, ध्यान दीजिएगा, प्रपोजल व्हेन कंप्लीटेड के लिए लालमन वर्सेस गौरी दत्त है। लेकिन एक जनरल ऑफर अगर होता है तो उसमें एक्सेप्टेंस के लिए, ध्यान रखिएगा, एक्सेप्टेंस के लिए जो केस बनता है वो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी का नाम आता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम किसकी बात करेंगे, प्रपोजल के कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट की बात करेंगे तो लालमन वर्सेस गौरी दत्त का लेंगे, और जब हम एक्सेप्टेंस कंप्लीट की बात करेंगे तो किसका लेंगे, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बाग कंपनी का केस लेंगे। इसके अंतर्गत हम जब ध्यान देंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा गया है कि एक कंपनी है, कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी एक दवा बनाती है और उसने दवा बना के मार्केट में लॉन्च कर दिया।
एक पब्लिकेशन दिया कि ये दवा है और ये खाने से, इसको खाने से सर दर्द और जो भी है सिम्टम्स आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। इस केस में ये एक तरह का जनरल ऑफर है, यानी सभी के लिए ओपन है। इट मीन्स हु हैव बीन एक्सेप्टेड, यानी यहाँ देखिए कम्युनिकेशन आपका तभी कंप्लीट माना जाएगा, ये किसी भी व्यक्ति के लिए निश्चित कम्युनिकेशन होगा, यानी वो तभी कंप्लीट माना जाएगा जो व्यक्ति इसके टर्म एंड कंडीशन के साथ उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। यानी जिस समय वो एक्सेप्ट कर लेगा उसी समय माना जाएगा कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। जैसे मान लीजिए कि एक जो कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी थी, वो एक ड्रग्स कंपनी है, वो जो मैन्युफैक्चर करती थी, दवा मैन्युफैक्चर करती थी। उसने एक दवा निकाला जिसमें किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए, और कहा कि ये कोई भी व्यक्ति एडवर्टाइज कर दिया, जनरली एडवर्टाइज कर दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर इस सिम्टम है तो इस दवा को खा के और आराम हो सकता है, आराम ले सकता है। अब ये क्या हुआ, जनरल ऑफर हो, खुला ऑफर हो गया, सबके लिए हो गया, अब इसमें कोई रोक टोक नहीं। लेकिन ये कंप्लीट एक्सेप्टेंस कंप्लीट तभी माना जाएगा जब निश्चित व्यक्ति उस दवा को खरीदता है और कंज्यूम करेगा, यानी जिस समय वो खरीदेगा और कंज्यूम करेगा तभी माना जाएगा कि वो जनरल ऑफर इस व्यक्ति द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। और एक होगा, मतलब कि दवा क्लेम किया कि हमारा इतने का नुकसान हो गया, हमारी तबीयत खराब हो गई, हमारे स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, ऐसे ऐसे है, इसलिए कंपनी ने जो जनरल ऑफर दिया था हमने स्वीकार किया और वो जो क्लेम था वो हमें मिलना चाहिए। इसमें क्या हुआ कि कंपनी को उसके कार्लिल के दावे को स्वीकार करते हुए, ये क्वीन बेंच की है, क्वीन बेंच पहले रहती थी उस समय, ठीक है, तो क्वीन बेंच द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि ये जो जनरल ऑफर था पर्टिकुलर व्यक्ति द्वारा कंज्यूम किया गया, इसके साइड इफेक्ट आए, इससे इसको नुकसान हुआ, इसलिए जो है ये मतलब जो कंपनसेशन होगा इस व्यक्ति द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ जनरल ऑफर हो गया, जनरल ऑफर के अंतर्गत ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए कम्युनिकेशन का एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा, इसके लिए एक देते हैं कि कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीटेड, एक बना लीजिएगा चार्ट, अगेंस्ट प्रपोजल, जैसे हमने बताया ट्रांसमिशन में रख दिए, उसके बाद वो उसके लिए हो जाएगा अगेंस्ट एक्सेप्टर व्हेन नॉलेज कम्स टू द प्रपोजल, यानी प्रपोजल के पास एक्सेप्टेंस की नॉलेज आने से पहले उसके लिए माना जाएगा कि ये कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह रिवोकेशन का है, रिवोकेशन का एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा, यानी इट मेक्स टू कोर्स इन द ट्रांजिशन से आने से पहले कि उसके नॉलेज में आए, उससे पहले ही हम सूचना दे दें कि हम आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते हैं या हम आपको प्रस्ताव नहीं करते हैं, तो उसका रिवोकेशन माना जाएगा। अब हम आगे अगले सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन 5। सेक्शन 5 के अंतर्गत देता है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल की बात करता है, यानी प्रपोजल का रिवोकेशन कैसे होता है। ठीक है, इसके लिए कहता है कि ए प्रपोजल, ध्यान दीजिएगा आप लोग बेयर एक्ट लेके बैठे हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा, अ प्रपोजल में बी रिवोक एट एनी टाइम, यानी प्रपोजल को कभी भी रिवोक किया जा सकता है। रिवोकेशन किसके लिए, सेक्शन 5 पर्टिकुलर दो शब्दों की बात करता है, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ये ध्यान रखिएगा। सेक्शन 5 शेष रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड, यानी प्रपोजल का कम्युनिकेशन कभी भी रिवोक किया जा सकता है। ठीक है, जब उसके पहले, यानी प्रपोजल का रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी प्रपोजल का प्रतिसंहरण और एक्सेप्टेंस का प्रतिसंहरण दोनों सेक्शन 5 में दिया गया है। उस पर ध्यान दीजिए, उसको देखिए, अकॉर्डिंग टू बेयर एक्ट लेके बैठे होंगे, उसमें देखिएगा दिया है अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम, यानी किसी भी समय प्रपोजल रिवोक किया जा सकता है, लेकिन उसके साथ क्या है, एक कंडीशन है, बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड, यानी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट होने के पहले ही हमें क्या करना पड़ेगा, प्रपोजल की रिवोकेशन की सूचना उस व्यक्ति को देनी पड़ेगी जिसको हमने प्रपोजल दिया है। ठीक, उसके बाद
ये हो जाएगा, अगेंस्ट प्रपोजल हो जाएगा। अगर रिवोकेशन की एक्सेप्टेंस की बात किया जाए, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की, तो ये भी कहता है कि किसी समय, लेकिन जैसे ही वो एक्सेप्टेंस अगर प्रपोजल के पास पहुंच जाता है कि फला व्यक्ति को जिसने प्रपोजल दिया गया था वो मान लिया। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? पता नहीं कहां से गड़बड़ हो जा रहा है। आवाज आ रही है? ठीक है। ओके ओके, ठीक है। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब हो जाएगा कि एट एनी टाइम, यानी अगर एक्सेप्टर के पहले, जैसे मैंने प्रपोजल बनाया, प्रपोजल मैंने किसी व्यक्ति को दे दिया, ठीक है, बी को दे दिया, बी एक्सेप्ट करके और जैसे ही वो पोस्ट ऑफिस में डालता है, यानी लेटर बॉक्स में डालता है, वैसे ही क्या हो जाएगा, वो उसके लिए अगर रिवोकेशन करना चाहता है कि वो लेटर जैसे ही पोस्ट ऑफिस में डालता है उसके बियॉन्ड से बाहर हो जाता है, उसके बाद वो जैसे ही वो ध्यान रिवोकेशन कब कर सकता है, एक्सेप्टर के लिए रिवोकेशन तब माना जाएगा कि वो एक्सेप्टेंस हमारे पास पहुंचने से पहले ही वो सूचना दे देता है कि हम जो है आपका जो प्रपोजल था उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये रिवोकेशन आप एक्सेप्टेंस की बात हो जाएगी, यानी एक्सेप्टेंस हमारे पास, यानी प्रपोजल के पास पहुंचने से पहले ही ये सूचना आ जाए कि हम आपके रिवोकेशन को, हम आपके एक्सेप्टेंस प्रपोजल को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये किसके लिए हो जाएगा, ये रिवोकेशन एक्सेप्टर के लिए हो जाएगा कि यानी वो कम्युनिकेशन, यानी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन प्रपोजल के पास पहुंचने से पहले ही रिवोकेशन की सूचना दे देता है कि हम आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। नाउ अब आगे हम चलते हैं, इसी के अंतर्गत एक सेक्शन 6 आता है। सेक्शन 6 में कहा गया है रिवोकेशन, सेक्शन 6 देख लीजिए। सेक्शन 6 कहता है कि रिवोकेशन हाउ मेड। अब देखिए एक समस्या आती है कि जैसे मान लीजिए रिवोकेशन कैसे किया जाएगा, यानी इसको हिंदी में प्रतिसंहरण का माध्यम क्या होगा, कैसे किया जाएगा। अगर मान लीजिए हम प्रपोजल, तो ठीक है, एक प्रपोजल बना के दे दिए, प्रस्ताव बना के दे दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, एग्रीमेंट हो गया, प्रॉमिस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन इन मीन टाइम अगर हम प्रपोजल देते हैं, हमें रिवोक करना है, तो उसका माध्यम क्या होगा। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट का कोई ना कोई माध्यम तो होगा रिवोकेशन का। उसके लिए हमें कुछ निश्चित मानक बनाने पड़ते हैं जिसमें माना जाएगा कि ये चीज़ें जो है रिवोकेशन की परिधि में आती हैं। तो सेक्शन 6 कहता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 6 कहता है रिवोकेशन हाउ मेड, कैसे बनता है रिवोकेशन, कैसे होता है। ये प्रपोजल के लिए, प्रपोजल का अगर बनता है, जो प्रपोजल प्रस्तावक है उसके लिए कैसे बनता है, इसके लिए होता है बाय नोटिस। अगर कोई व्यक्ति, हमने प्रपोजल दिया, ठीक है, किसी व्यक्ति को प्रपोजल दिया और मान लीजिए कि उसके पास पहुंचने से पहले हम एक फर्दर नोटिस भेज देते हैं कि ये जो प्रपोजल दिया गया है और ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होगा, हम अपना प्रपोजल वापस लेते हैं, हम रिवोक करते हैं। तो इस कंडीशन में बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन जो है, हम अपने प्रपोजल को विड्रा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए नहीं होता है कि एक एडवर्टाइजमेंट निकलता है कि इतना इतना ऑफर है, आप लोग अक्सर पेपर में देखते होंगे कि एक पब्लिकेशन जनरल ऑफर निकलता है कि ये इतना इतना में है और ऐसे है, बीच में ही तत्काल वो आ जाता है, एक और छोटा सा अगले दिन आ जाता है कि नहीं इतने दिन के लिए ही विड्रॉ कर लिया गया, ठीक है। यानी प्रपोजल क्या किया गया, बीच में ही विड्रा, 4 दिन का ऑफर दिया गया था लेकिन बीच में ही क्या कर लिया गया, विड्रा कर लिया गया। तो वो क्या हो जाएगा,
बाई नोटिस जो है उस प्रपोजल का रिवोकेशन कर दिया जाता है, और जिस माध्यम से जनरल ऑफर चेक किया गया था उसी के द्वारा एक और छोटी सी नोटिस दी जाती है कि जो हमने ऑफर दिया था 5 दिन के लिए उसको मैं आज विड्रा करता हूं, अब इस तरह का कोई ऑफर आपको नहीं मिलेगा। तो ये हो जाएगा बाई नोटिस। दूसरा होता है लैप्स ऑफ टाइम। रिवोकेशन का मोड दूसरा क्या होता है प्रपोजल के लिए, अगर मान लीजिए हमने एक प्रपोजल बना के दिया और ये निर्धारित था उसमें, ठीक है, निर्धारित था कि 2 माध्यम से निर्धारित होता है, या तो हम प्रपोजल में ही निर्धारित कर दें कि 10 दिन के अंदर अगर आप एक्सेप्टेंस देते हैं तो हम मानेंगे कि आप इस पर हमारा एग्रीमेंट हुआ है, अगर 10 दिन तक नहीं देते हैं तो ये अपने आप स्वतः ही समाप्त माना जाएगा, एक कंडीशन हो गई। दूसरा ये होता है अगर हम कोई उसमें अपने प्रपोजल में टाइम बाउंड नहीं किए हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, रीजनेबल टाइम। अगर मान लीजिए हमने एक लेटर भेजा और मान लेते हैं कि हम कोई एक रीजनेबल टाइम मान के चलते हैं उनको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का रीजनेबल टाइम मान लिए कि वो हमारे ऑफर को 1 महीने के अंदर एक्सेप्ट कर ही लेंगे, यानी कोई भी रीजनेबल टाइम हो सकता है, ये कोर्ट व्याख्या करती है या आप लोगों के एग्रीमेंट उसके एग्रीमेंट पर करता है, प्रपोजल के विष पर करता है कि किसको रीजनेबल टाइम मान के और एक्सेप्ट करे। उस रीजनेबल टाइम के अंतर्गत अगर हो जाता है तो ठीक है, अगर उस रीजनेबल टाइम के बाद भी अगर प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करता है एक्सेप्टर तो वो माना जाएगा कि किसी भी प्रकार का वो रिवोक मान लिया जाएगा, यानी लैप्स ऑफ टाइम के अंतर्गत, यानी इनको जितना टाइम दिया गया था, एक तो प्रेस्क्राइब्ड है प्रपोजल में, दूसरा जो है इनको ये टाइम दिया गया था कि इतने मतलब रीजनेबल टाइम में कर ले, ये तो न तो लैप्स ऑफ टाइम के अंतर्गत कर रहे हैं ना इसके अंतर्गत किए हैं, इसलिए जो है ये रिवोकेशन एक्सेप्ट मतलब रिवोक हो जाएगा, ये प्रपोजल जो है स्वीकार्य नहीं होगा स्वतः ही, यानी आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम इट में बी रिवोक्ड। तीसरा कहता है फेल्योर ऑफ एक्सेप्टेंस। अब तीसरा जो कैसे रिवोक हो सकता है प्रपोजल, हाउ टू रिवोक। तीसरा होता है कि अगर मान लीजिए हमने एक प्रपोजल बना दिया कि हम 25,000 में अपना लैपटॉप बेचेंगे, ठीक है, अगर 25,000 में अगर हम फुल बेच रहे हैं और उधर से एक एक्सेप्टर को क्या करना है, हु बहू हमारे टर्म एंड कंडीशन को अगर स्वीकार कर लेता है तभी वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्टेंस तभी माना जाएगा जो हमारे हुबहू कंडीशन टर्म एंड कंडीशन को स्वीकार कर लेता है। अगर वो कहता है कि नहीं साहब आपका तो लैपटॉप 25,000 का नहीं, वो तो 10,000 का है, अगर उसने उसमें कुछ अपना कंडीशन लगाया तो वो क्या माना जाएगा, वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। अगर थोड़ा भी कंडीशन हमारे प्रपोजल में कोई भी अगर कंडीशन लगाया तो वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा और वहां पर मान लिया जाएगा कि हमारा प्रपोजल रिवोक हो गया है, यानी स्वतः वापस हो गया है। और चौथा जो कंडीशन है रिवोकेशन का प्रपोजल के डेथ के द्वारा, अगर मान लीजिए हम किसी व्यक्ति को दिए हैं प्रपोजल बना के और उसकी मृत्यु हो जाती है, उस कंडीशन में अगर मान लीजिए कि मृत्यु हो गई तो वो मान लिया जाएगा कि हमारा प्रपोजल रिवोक हो गया है, यानी पर्टिकुलर व्यक्ति, यानी जिस व्यक्ति के लिए हमने प्रपोजल दिया था कि फला व्यक्ति ही हमारा कंप्यूटर खरीदेगा, वो 25,000 में हमने प्रपोजल दिया था, अगर वो मर जाता है तो वो मान लिया जाएगा कि ये लैप्स हो गया। उस व्यक्ति पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा एग्रीमेंट हमारा प्रपोजल जो है वो स्वीकार नहीं माना जाएगा। इसलिए अच्छा ये हमें प्रपोजल को उसकी मृत्यु की सूचना होनी चाहिए तभी माना जाएगा कि वो रिवोक हो चुका है। अगर मान लीजिए वो मर गया है, उसका लड़का एक्सेप्ट कर लिया और वो सूचना नहीं दिया तो क्या एक कंडीशन होगा, इस पर विचार करिएगा। ये एक क्वेश्चन है कि इफ अ प्रपोजर मेड ए प्रपोजल टू any person to any other person, if he has been died but his son is accepted the term and condition विदाउट इन्फॉर्मिंग द प्रपोजर, यानी प्रपोजर को बिना बताए वो टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हुए वो करता है, तो क्या ये एग्रीमेंट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, इस पर विचार करिएगा। ठीक है, अगला हम सेक्शन 7 देखते हैं। सेक्शन 7 कहता है
कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। सेक्शन 7 कहता है कि एक्सेप्टेंस जो होगा वो क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए, यानी किसी प्रकार का कोई कंडीशन क्वालिफिकेशन नहीं लगना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि वो एक्सेप्टेंस हुआ है। अभी जैसे मैंने कहा कि मैंने प्रपोजल दिया और उस 25,000 का दिया, वो कह रहा नहीं हम 10,000 में खरीदेंगे, जो एक्सेप्टर है, तो क्या माना जाएगा? एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। यानी इस सेक्शन 7 में क्लियरली कर दिया है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, यानी किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई बंधन नहीं होगा, ना उसमें किसी प्रकार की कोई बार्गेनिंग होगी। ठीक है, इसलिए जिस तरह से प्रपोजल आया है उसी टर्म एंड कंडीशन पर आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो उसमें कोई एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। एक कंडीशन आती है, आगे आप लोग पढ़ेंगे, काउंटर प्रपोजल की कंडीशन आती है। काउंटर प्रपोजल इसी के अंतर्गत हम मतलब डिस्कस कर सकते हैं। काउंटर प्रपोजल मतलब हुआ कि हमने प्रपोजल दिया, ठीक है, 25,000 में दिया और अगले ने कहा नहीं मैं 15,000 में खरीदूंगा, यानी हमारे प्रपोजल को उसने भी एक प्रपोजल रख दिया, तो ये क्या हो गया? काउंटर प्रपोजल। यानी हमने भी प्रपोजल रखा, दूसरे यानी खरीदने वाले भी ने प्रपोजल रखा है, यानी वो एक्सेप्टर है, लेकिन हमारे टर्म एंड कंडीशन पर नहीं स्वीकार किया और उसने क्या किया? एक अलग प्रपोजल रख दिया कि हम 25 नहीं हम 15,000 में खरीदेंगे। तो इस तरह के जो ऑफर होते हैं, जो प्रपोजल होते हैं, उसको हम काउंटर प्रपोजल के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। एंड इट मे बी डिपेंड ऑन द पर्सन्स हु हैव बीन एक्सेप्टेड इट। अब देखिए अनक्वालिफाइड, एब्सोल्यूट मतलब कि एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड का मतलब होता है कि अभी हमने बताया कि जैसे ही भेजे हैं, बिना किसी छेड़छाड़ के, बिना किसी क्वालिफिकेशन के, बिना किसी कंडीशन के एक्सेप्ट कर लेना, तभी एक्सेप्टेंस माना जाएगा, अन्यथा एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। दूसरा कहता है, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि रीजनेबल मैनर होना चाहिए। आप जैसे मान लीजिए कि अब मैनर की बात आ गई, किस तरीके से स्वीकार किया जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने लेटर दिया, एक लेटर प्रस्ताव भेजा प्रपोजल बना के, उसने फोन द्वारा हमको बता दिया कि हम आपका प्रपोजल स्वीकार करने हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो भी लेटर द्वारा ही हमको सहमति देगा, ऐसा नहीं है। रीजनेबल मैनर की बात करता है, इसमें कहता है यूजुअल मैनर, रीजनेबल मैनर, यानी प्रॉपर तरीका होना चाहिए जिसके अंतर्गत वो स्वीकार करता है। जैसे मान लीजिए कि हम सामने बैठे हैं और किसी व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए हम इनको कौस्तुभ जी को कहते हैं कि ये सामने बैठे हैं, हम कहे कि ऐसा है कि ये हमारा प्रपोजल है, 25,000 का हमारा कंप्यूटर है, इसको खरीदेंगे। तो कहते हैं कि अब वो कुछ कहते नहीं हैं और वो सर हिलाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सर हिलाना और ऊपर नीचे सर करना, ये यूजुअल मैनर माना जाएगा एक्सेप्टेंस का? इसको कंसीडर किया जाएगा? नहीं किया जाएगा, लॉ की भाषा में नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक दो कंडीशन, बाई कंडक्ट, अगर वो पैसा निकाल के हमको दे दिए बिना कुछ कहे, मान लीजिए एक्सेप्ट नहीं किए, लेकिन वो पैसा निकाल के अगर हमें दे दिए 25,000, तब वो माना जाएगा यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर है, जिसके अंतर्गत उन्होंने हमारे ऑफर को स्वीकार कर लिया, बाई कंडक्ट स्वीकार कर लिया। या यहीं बैठे बैठे एक पेपर पर लिख के दे देते हैं कि यस आई हैव बीन एक्सेप्टेड इट, तो भी एक रीजनेबल मैनर माना जाएगा कि स्वीकार कर लिया। लेकिन अगर वो सर हिला के कहते हैं, सामने बैठे हैं और कहते हैं, तो क्या माना जाएगा? वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। और इस तरह का जो भी एक्सेप्टेंस होगा वो एग्रीमेंट की परिधि में अगर नहीं क्वालिफाइड करता है, अनक्वालिफाइड है, रीजनेबल नहीं है तरीका, तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। जैसे एक उदाहरण देते हैं, आगे आप लोग देखेंगे, हम जब बस में चढ़ते हैं तो क्या हम कोई कॉन्ट्रैक्ट किए रहते हैं उसके साथ? कोई कॉन्ट्रैक्ट रहता है? नहीं। हम इम्प्लाइडली क्या करते हैं, सरकारी बस में, प्राइवेट बस में चढ़ जाते हैं। हम जानते हैं कि इसका जो टर्म एंड कंडीशन है, हम यानी जैसे ही चढ़े, बस पे चढ़े, वो प्रपोजल है, प्रपोज कर रहा है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमारे बस में यात्रा करो,
वो प्रपोज करते हुए जा रहा है और हम उसके प्रपोजल को स्वीकार कर ले रहे हैं, यानी उसके बस में जैसे एंट्री किए चढ़े, हम बाई कंडक्ट अपने उस कंडक्ट के द्वारा उसको स्वीकार कर लिए और इस वजह से वो हमारा एक्सेप्टेंस माना जाएगा कि वो जो टर्म एंड कंडीशन चाहे वो इम्प्लाइड ही क्यों ना हो, हम बाई कंडक्ट उसके टर्म एंड कंडीशन को स्वीकार कर लिए हैं। अगर कोई व्यक्ति, जैसे हमने अभी उदाहरण दिया कि अगर बिना कुछ कहे ही अगर अगला व्यक्ति पैसा निकाल के दे देता है, तब भी मान लिया जाएगा कि नहीं, ये टर्म एंड कंडीशन फुलफिल कर रहा है और ये बाई कंडक्ट जो है रीजनेबल मैनर है कि इसने स्वीकार कर लिया मेरा ऑफर। वो चढ़ रहा तो वो भी एक रीजनेबल मैनर के अंतर्गत स्वीकार कर लिया माना जाता है कि स्वीकार कर लिया। अगर मान लीजिए, एक उदाहरण दे रहे हैं कि अगर एक जगह आग लगी हुई है और फायर ब्रिगेड आता है, ठीक है, फायर ब्रिगेड आता है और ऑटोमेटिक को जल रहे हो, जहां आग लगी है उसको बुझाने लगता है। उस बुझाने वाली कंडीशन में उसको सूचना चाहे जहां से भी मिली हो कि वहां आग लगी है, जैसे भी हुआ, जो भी हुआ है, लेकिन उसकी सूचना क्या होती है, उसको मिल जाती है और बाई कंडक्ट वो क्या करता है, आके बुझाने लगता है। अब जब बुझा के जाता है तो जो भी उसका कास्ट हुआ वो हमें देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सूचना समाज में फैली थी और किसी भी तरीके से उसको अगर सूचना मिल गई है तो ये मान लिया जाएगा कि वो व्यक्ति हमारी सूचना को स्वीकार करते हुए अपना परफॉर्मेंस दिया है, बाई कंडक्ट किया है, इसलिए वो माना जाएगा कि जितना भी उसका पैसा होगा उसको हमें देना पड़ेगा। यानी दो चीज़ें हमेशा एक्सेप्टेंस के माध्यम में, दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। पहला होता है एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस होगा, अनक्वालिफाइड होगा, यानी बिना किसी रोक टोक के एक्सेप्टेंस होना चाहिए, जैसे जिस टर्म एंड कंडीशन में आया उसी में एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ठीक है। और एब्सोल्यूट पूरा का पूरा, ऐसा नहीं कि आधा ऐसा है ये टर्म कंडीशन स्वीकार कर लेते हैं निकाल देते हैं, ऐसा नहीं, पूरा का पूरा और बिना किसी टोक टाक के आप पूरा एक्सेप्टेंस करेंगे, प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं तभी वो प्रपोजल का एक्सेप्टेंस माना जाएगा, अन्यथा नहीं। दूसरा कहता है सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर होना चाहिए, यानी एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए जिसके अंतर्गत आप एक्सेप्ट करें। यूजुअल रीजनेबल बाय कंडक्ट भी हो सकता है, बाय वर्ड भी हो सकता है और बाय एक्सप्रेशन भी हो सकता है, जिसके अंतर्गत आप बाय एक्ट और बाय ओमिशन भी आप उसको रीजनेबल तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसको डिनाई कर सकते हैं। अगला सेक्शन आता है परफॉर्मेंस। सेक्शन 8 कहता है परफॉर्मेंस क्या, व्हाट इज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन ऑफ प्रपोजल की बात करता है। ये कहता है कि जो प्रपोजल रखा गया है उसकी कंडीशन क्या क्या होगी, ठीक है। वो एब्सोल्युटली एक्सेप्टेड होगा कि पार्टली एक्सेप्टेड होगा। अगर परफॉर्म करना है किसी कॉन्ट्रैक्ट का, तो प्रपोजल को अगर स्वीकार करना है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, उसके लिए एब्सोल्यूट होगा कि पार्टली होगा। एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन, यानी परफॉर्मेंस दो तरीके से होगा, ध्यान दीजिएगा। किसी भी प्रपोजल का जो एक्सेप्टेंस है वो दो तरीके से माना जाएगा। पहला होगा कंडीशन ऑफ प्रपोजल, यानी हम पार्टली अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं या पार्टली दे देते हैं या एब्सोल्युटली करते हैं तो वो एक कंडीशन माना जाएगा। दूसरा कंडीशन है एक्सेप्ट एनी कंसिडरेशन, अगर हम कोई भी कंसिडरेशन स्वीकार कर लेते हैं तो वो भी माना जाएगा कि ये हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको परफॉर्म कर दिया, पार्टली कर दिया या फुल्ली कर दिया, किसी भी तरीके से किया, लेकिन हम कुछ उसका पार्ट परफॉर्म कर दिए, इसलिए वो स्वीकार्य होगा। इसको हम ये कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप देखेंगे सेक्शन 8 को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। जैसे जब आप LIC करते हैं, LIC की पॉलिसी लेते हैं तो क्या करते हैं, कभी देखते हैं कि कितना टर्म एंड कंडीशन लिखा है। आप जब बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं तो आप जानते हैं कितना टर्म एंड कंडीशन लिखा है, नहीं जानते हैं, तो उसको क्या करते हैं, कहते हैं, वो कहता है कर्मचारी कि यहाँ सिग्नेचर कर दिया, आप चुपचाप सिग्नेचर कर देते हैं। यानी पार्टली एब्सोल्युटली यू विल बी एक्सेप्टेड इट। अगर मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस लिए, ठीक है, या मेडिकल इंश्योरेंस लिए, इन बीच अगर कोई आपको एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ, ठीक है, तो उसने वन टाइम पेमेंट कर दिया, ठीक,
आप उसको वन टाइम पेमेंट एक्सेप्ट कर लिए, तो वो क्या किया, वो तो अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया, आप भी बाई कंडक्ट उसको स्वीकार कर लिए। लेकिन इन मीन टाइम अगर मान लीजिए फिर दोबारा एक्सेप्टेंस हुआ, मतलब एक्सीडेंट हुआ, भगवान न करे हो, लेकिन अगर होता है उस कंडीशन में क्या होगा, अब वो इंश्योरेंस कंपनी कहता है कि नहीं मैंने तो एक टाइम के लिए इंश्योरेंस किया था, आपने स्वीकार कर लिया है, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके टर्म एंड कंडीशन कोई पूरा पड़ता नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आता है। ये जो है इस समय जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, अब जो भी प्रैक्टिसिंग होंगे कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रैक्टिस करेंगे या आगे जो करेंगे वो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंतर्गत ये पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कैसे परफॉर्म किया जाएगा, क्या क्या कंडीशन, क्या क्या शर्तें होंगी जिसके अंतर्गत ये चीज़ें आएंगी। और इसको हम आगे जो है अगला कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन और इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 2 सेक्शन जो है कल हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा और जो भी दिक्कत होगी उसको आप ट्रेस आउट करके एक मैसेज हमको डाल दीजिएगा, हम उसको फिर से अगली क्लास में रिपीट करा देंगे, ठीक है। लेकिन ये जो है सेक्शन 10 यानी सेक्शन 3 से सेक्शन 10 तक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्ट्रैक्ट की पूरी रीढ़ है। इसको अगर तैयार कर लिए तो कॉन्ट्रैक्ट के कंसेप्ट और किसी भी प्रॉब्लम किस तरह हूँ घुमा क्वेश्चन पूछे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं और आप लोग एक बार पढ़ के आइएगा अगला सेक्शन, और जो भी चीज़ें रहेंगी पढ़ के आएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, और जाके भी एक बार पढ़ लीजिएगा। और जैसे मैंने कहा था कि ये सेक्शन को तोड़ तोड़ के एक छोटा छोटा ब्रीफ नोट्स आप लिखिए, नोट्स बनाइए, नो डाउट मेंस के हिसाब से अलग बनता है, लेकिन कंसेप्चुअल छोटे छोटे अगर बना के रखेंगे तो उसको वर्ड में एग्जाम में एक्सप्लेन करने में भी आसानी रहेगी और कंसेप्ट भी समझने में आसानी रहेगी। भैया इसमें हिंदी वर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हाँ, लेकिन थोड़ा सा हमें एक समस्या है, मैं प्रयास करूँगा कि हिंदी वर्ड का यूज़ करूँ, लेकिन थोड़ा सा अगर डिग्लॉट आप वो खरीद लें, बेयर एक्ट खरीद लें और जो सेक्शन मैं पढ़ाऊँगा अगर उसको पढ़ के आएंगे तो शब्द की कोई दिक्कत नहीं होगी आगे, और तो सारा चीज़ मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रयास किया जाए, आपके तरफ से भी थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड जानने का प्रयास किया जाए और मैं भी प्रयास करूँगा कि थोड़ा बहुत हिंदी में बोल लूँ शब्दों को, ठीक है। और डिग्लॉट जिसको समस्या आ रही है डिग्लॉट बेयर एक्ट खरीद के आप आने से पहले एक बार पढ़ लें, ठीक है। इसी के साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन। ओके।